हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन का टॉपिक है जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को कृपया अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कण क्या हैं? तो परमाणु के मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहते हैं? तो उस परमाणु को समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या होती है? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती है और कैथोड किरणों पर प्लस आवेश होता है, यानी कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसको याद रखने का एक ट्रिक किस प्रकार है, एक वर्ड है द गोपचंद, द गोपचंद। TH से थॉमसन और E फॉर इलेक्ट्रॉन, GO से गोल्डस्टीन और P फॉर प्रोटॉन और CH से चैडविक और N फॉर न्यूट्रॉन। तो इस तरह से इसको हम इस ट्रिक के द्वारा द गोपचंद शब्द के द्वारा याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज GO गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन की खोज CH मतलब चैडविक ने किया। अगला प्रश्न है, किस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, जिसका कि परमाणु संख्या 1 होता है और इस हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कणों में से कौन आवेश रहित होता है? तो परमाणु के जैसा कि हम जानते हैं 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश यानी प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसको कि हम लोग प्रोटॉन संख्या को Z द्वारा इंडिकेट करते हैं। अगला है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर यानी कि A होता है P+N, या इसी को लिख सकते हैं A=Z+N, जहाँ Z जो है प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु संख्या और N जो है न्यूट्रॉन संख्या है। तो किसी परमाणु का जो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को जोड़ने पर मिलता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी परमाणु संरचना में जब हम बनाते हैं तो उसका जो अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग ही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कणों पर किस तरह का आवेश होता है? तो अल्फा कण जो होता है एक हीलियम नाभिक होता है और उस पर धन आवेश यानी कि प्लस चार्ज होता है। अगला प्रश्न है, बीटा किरणों पर किस तरह का आवेश होता है? तो बीटा किरणों पर ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों पर किस तरह का आवेश होता है? तो गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बात समझने वाली है कि जो अल्फा किरण होता है वो हीलियम नाभिक होता है और इस पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है लगभग, यानी कि +2 आवेश होता है। और बीटा किरण जो होता है
वो इलेक्ट्रॉन के बराबर लगभग चार्ज होता है, यानी कि इस पे माइनस आवेश होता है। और जो गामा किरण है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये विद्युतः उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल किसके कारण होता है? जो दो न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, तो वो दोनों न्यूट्रॉन किस आकर्षण बल के कारण जुड़ा होता है? तो किसी भी दो न्यूट्रॉन के बीच में दो तरह का आकर्षण बल कार्य करता है, दो तरह का बल। एक होता है नाभिकीय बल और दूसरा जो होता है उसके द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। सड़क पर लगे पीले लैंपों में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है जो पीले रंग का जलता है, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस तत्व का? तो सोडियम का। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? इस प्रकृति में, नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि एक कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप कौन होते हैं? कार्बन के तीन अपरूप है, एक है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बंकमिंस्टर फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, तांबे के बर्तनों पर हल्के हरे रंग का पदार्थ जम जाता है, वह क्या होता है? हम देखते हैं कि जब तांबा का बर्तन वायु और आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उस पर हरे रंग का एक पदार्थ जम जाता है जंग के रूप में। तो वो क्या होता है? तो वह हरे रंग का पदार्थ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, अमलगम किसके मिश्र धातु होते हैं? तो अमलगम जो है पारा का मिश्र धातु होता है। अमलगम यानी कि कोई भी मिश्र धातु जिसमें उसका एक कंपोनेंट अगर पारा है तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। लोहा को छोड़कर लगभग सभी धातुएं जो है पारा के साथ अमलगम बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त मिश्र धातु का संगठक क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस में एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है जिसमें सीसा, एंटीमनी और टीन मिला होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातुएं खुली हवा में जलने लगती है? तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम और सोडियम, जिसको कि खुली हवा में रखने पर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जलने लगता है, तो सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? चूँकि सोडियम और पोटेशियम काफ़ी अभिक्रियाशील है और उसे खुली हवा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि खुली हवा में रखने पर वह हवा में उपस्थित वायु से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी धातुओं में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम जो है लोहे से अधिक पाया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण का जो प्रक्रिया है उसके अयस्कों से वह लोहे की अपेक्षा काफ़ी महंगी है, इसलिए एल्यूमिनियम धातु महंगा होता है। अगला प्रश्न है, साधारण तापमापी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? साधारण तापमापी या नॉर्मल जो थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टरी थर्मोमीटर, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला है, बिजली की इस्त्री में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री जो होता है यानी आयरन जो होता है उसमें एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसके फिलामेंट के रूप में, और वह जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, जो कि निकेल और क्रोमियम का 80% और 20% का मिश्रण होता है, यानी 80% निकेल होता है उसमें और 20% क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न है, तांबा किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तांबे को जब उसके अयस्क से निकाला जाता है तो निकालने के बाद जो तांबा बच जाता है, निकालने के बाद जो तांबा निकलता है वो उसमें बहुत सारी काफ़ी अशुद्धियाँ होती है, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला प्रश्न है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहा जा रहा है कि जब कोई धातु है और इस पर एक खास तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या प्रकाश विद्युत इमिशन भी, या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है वह है ब्रोमीन,
और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु जो है वो है पारा यानी कि Hg। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहे का प्रतिशत मात्रा लोहे के किस अयस्क में पाया जाता है? तो लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये सब। तो जो मैग्नेटाइट अयस्क है उसमें लगभग 72.4% यानी कि सभी अयस्कों में से सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो उस प्रश्न का सही उत्तर है गैलियम। गैलियम यानी Ga जो है, Ga धातु गैलियम जो है उसको अगर हाथ पर रखा जाए तो उसका जो गलनांक है वो इतना कम होता है कि शरीर के तापमान से ही वो पिघलने लगता है। अगला है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न किस अभिक्रिया के कारण होती है? सूर्य से जो हमारे जो सौर मंडल है यानी हमारी पूरी के पूरी जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या हमारी धरती है उस पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। और जो सूर्य में उत्पन्न होती है ऊर्जा वो किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो उसका कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन है? तो हमारे देश में पाया जाने वाला जितने भी नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल्स है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक तराशा हुआ हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक्चुअली में जो नॉर्मल हीरा होता है जो खदानों से निकलता है वो इतना चमकीला नहीं होता है, परंतु उसको क्या किया जाता है, मशीनों द्वारा एक खास एंगल से काटा जाता है जिसको तराशना कहते हैं। उसके बाद जो है उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन काफ़ी मात्रा में होता है जिसके कारण वह चमकीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज किसने की थी? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब किसी धातु के सतह पर किसी खास वेवलेंथ, किसी खास तरंग दैर्ध्य की प्रकाश पड़ता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो इस घटना की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में इस घटना की खोज की थी। MRI मशीन में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो MRI मशीन जो होता है उसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें एक रासायनिक हथियार के रूप में एक गैस का प्रयोग किया गया था और वो गैस था मस्टर्ड गैस, यानी जिसको कि बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड। अगला प्रश्न है, बायोगैस मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें हाइड्रोजन भी और कुछ जलवाष्प भी होता है, लेकिन लगभग सबसे ज़्यादा इसमें 65% तक मीथेन यानी कि CH4 पाया जाता है बायोगैस में। LPG किसका मिश्रण है? तो LPG जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2 को। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातुओं में जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, तो इन धातुओं को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका इसमें एक्वा का प्रयोग किया जाता है। एक्वा को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लराज या एक्वा किसका मिश्रण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें कि नाइट्रिक अम्ल 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है। तो इस तरह से एक्वा जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रेशियो में मिश्रण होता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है, Hg है, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न।
तो हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपना वैल्यूएबल कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।